Hello and welcome to this video where we are starting a new chapter, Chemistry in Everyday Life. छोटा सा चैप्टर है, इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा कम ड्रिवन है, तो ये मल्टीपल रिवीजन डिमांड करता है चैप्टर पर। एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, बी इट मेंस और नीट। खुद से पढ़ने का इसको थोड़ा मन कम करेगा आपको, लेकिन एक बार टीचर एक्सप्लेन कर दे फिर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो धीरे धीरे यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। बाकी चैप्टर में ब्रॉडली हमको तीन चीज पढ़ना होता है। देखिए चैप्टर का नाम से आप समझ रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मीनिंग डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ हम लोग केमिकल्स को एनकाउंटर करते हैं। तो ऐसे तो बहुत जगह एनकाउंटर करते हैं, लेकिन कैटेगराइज करें अगर तो ब्रॉडली क्लासिफाइंग तीन टॉपिक सिलेबस में है जो हमको पढ़ना है। जैसे केमिकल्स का यूज मेडिसिन इंडस्ट्री में, केमिकल्स इन मेडिसिन, तो उसमें ड्रग्स मेडिसिन की डिटेल में बात होगी, फुल फ्लेज इसको पढ़ेंगे हम लोग। सबसे बड़ा पार्ट इस चैप्टर का वही है, केमिस्ट्री इन मेडिसिन। देन फिर आएगा केमिस्ट्री इन फूड इंडस्ट्री, मीनिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यहाँ पे आ जाएंगे, फूड प्रेजर्वेटिव्स यहाँ पे आ जाएगा, डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो फूड इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ केमिकल्स को यूज कर रहा है उसका एक छोटा सा फॉर्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पूरे डिटेल में तो नहीं जाएंगे, जितने सिलेबस में है वो देखेंगे। एंड देन फाइनली विल एंड द चैप्टर बाय केमिकल इन क्लीनिंग एक्शन, मीनिंग सोप्स डिटर्जेंट की बात होगी। आपने थोड़ा सा क्लीनिंग एक्शन सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा है अगर आपको बताऊं तो, पर यहाँ पे भी उसको डील करेंगे। टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे कैसे होते हैं, उससे चैप्टर एंड होगा। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर, और टॉपिक है हमारा केमिकल इन मेडिसिन। पहला टॉपिक है, आप अगर देख रहे होंगे, ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। पहले मैं डिफाइन करता हूं ड्रग्स है क्या। नाम सुन के आपको लग रहा होगा ये क्या ड्रग्स पढ़ाना शुरू कर दिया, सिलेबस में ड्रग्स है ही क्यों करके, तो नाम पे मत जाइए। ड्रग्स एक्चुअली कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है, मीनिंग किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस आई शुड से जिनका मॉलिक्यूलर मास कम रहेगा, मीनिंग 100 से 500 यू के आसपास रहेंगे। और ये जो लो मॉलिक्यूलर मास के केमिकल्स हैं, ये लोग बॉडी के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एंजाइम्स हो गया, रिसेप्टर्स हो गए, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनसे जाके इंटरेक्ट करते हैं और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। आई रिपीट, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास and they interact with macromolecular targets like enzyme, receptors, lipids, carbohydrates and produce a biological response। और जब यही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स थेरापेटिक हो जाता है, मीनिंग किसी चीज को ट्रीट करने के लिए काम आ रहा है, किसी डिजीज को या किसी सिम्टम को, तो हम लोग इन्हीं ड्रग्स को, इन्हीं केमिकल को नया नाम दे देते हैं मेडिसिन। तो अभी तक मैंने जो बोला आपको लिख के बताता हूं मैं, डेफिनेशन क्या है। ड्रग्स जो है, ड्रग्स मैंने क्या बोला आपको, drugs are chemicals of low molecular mass. Drugs are chemicals of low molecular mass, और टू बी मोर प्रिसाइज कितना मास है अगर बताऊं तो 100 से नियरली 100 से 500 यू के आसपास होता है। एंड दीज इंटरेक्ट विथ मैक्रोमोलिकुलर टारगेट, दीज इंटरैक्ट विथ मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब ये माइक्रोमोलिकुलर टारगेट क्या क्या हो सकता है, जो आपको लिस्ट बता रहा था, एंजाइम हो सकता है, रिसेप्टर हो सकता है, तो लिख भी देता हूं मैं, चलिए। एंजाइम्स हो सकते हैं, रिसेप्टर्स हो सकते हैं, इनको डिटेल में देखना है हम लोग को, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, लिपिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैंने बताया आपको। जो ड्रग टारगेट होते हैं उनकी कहानी बताई मैंने आपको। और ये लोग करते क्या, एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिर बात आती मेडिसिन क्या है, जो थोड़ी देर पहले मैं डिफाइन कर रहा था। यहां पे मैं मेडिसिन को डिफाइन करता हूं। मेडिसिन कब बोलेंगे हम, एक्चुअली ये जो ड्रग्स हैं इन्हीं को मेडिसिन बोलेंगे जब इनका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिल रहा था वो थेरापेटिक हो। व्हेन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरापेटिक, व्हेन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरापेटिक एंड यूजफुल, किसी डिजीज को ट्रीट करने में काम आ रहा हो या सिम्टम को ट्रीट करने में काम आ रहा हो, फिर इन्हीं ड्रग्स को, इन्हीं केमिकल को हम लोग मेडिसिन बोलेंगे। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड मेडिसिन।
देन ये जो मेडिसिन है ये कहाँ काम आते हैं? ये किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में काम आते हैं. दीज आर यूज्ड इन, ये जो मेडिसिन हैं these are used in diagnosis, prevention and cure of diagnosis, prevention and को ठीक से लिख देते हैं, and cure of disease. और एक टर्म होता है यहां पे कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी का मतलब है जब आप केमिकल्स का यूज करते हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट, किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए, किसी डिजीज को या सिम्टम को ट्रीट करने के लिए हम लोग अगर केमिकल्स का यूज करते हैं देन वी यूज द टर्म कीमोथेरेपी. तो यहां पे कीमोथेरेपी भी मैं डिफाइन कर देता हूं. कीमोथेरेपी ज्यादातर कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में इसको सुनने को मिलता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कैंसर में ही कीमोथेरेपी यूज करेंगे. ऑल्दो इनिशियल स्टेजेस में कीमोथेरेपी यूज करते हैं, पर ये किसी भी डिजीज के या सिम्टम के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ये टर्म यूज कर सकते हैं. यूज ऑफ केमिकल फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? यूज ऑफ केमिकल्स. अब केमिकल्स मतलब ड्रग्स की बात हो रही है. देखिए चैप्टर में बार बार मैं ड्रग्स यूज करूंगा, पर आपके दिमाग में मेडिसिन चलना चाहिए. ठीक है. यूज ऑफ केमिकल्स और ड्रग्स आई शुड से for treatment, for therapeutic effect, for therapeutic effect, use of chemicals for therapeutic effect, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी. अब थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है मैंने आपको बता दिया. थेरेपेटिक इफेक्ट मीनिंग डिजायरेबल और बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग, डिजायरेबल और बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग लाइक ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम एंड क्योर ऑफ डिजीज ऑन अ लिविंग बॉडी इज नोन एज थेरेपेटिक इफेक्ट. उसको थेरेपेटिक इफेक्ट बोलते हैं. तो ये काइंड ऑफ चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ जहां पे हमने ड्रग्स को डिफाइन किया, मेडिसिन को डिफाइन किया, कीमोथेरेपी क्या होता है ये बताया, थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होता है वो बताया मैंने आपको. यहाँ पे जो मैक्रोमोलेक्युलर टारगेट है उसको भी मैंने डिफाइन किया, कौन कौन हो सकते हैं. ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हो गया. अब चैप्टर में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. पोजी प्लीज रब करिए. थैंक यू पोजी. थोड़ी देर पहले हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ड्रग्स को डिफाइन किया. नाउ इट्स फेयर एनफ टू क्लासिफाई ड्रग्स. अलग अलग बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है. तो 4 तरीके से ड्रग्स को क्लासिफाई किया ऑल इन ऑल अगर आपको बताऊं तो. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, देन ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, देन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट. मैं एक एक करके सब समझाता हूं. जैसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के काम आता है, क्योंकि एक्चुअली इस तरीके से जब ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मीनिंग ड्रग किस चीज की ट्रीटमेंट में काम आ रहा है. वो कोई एंटीसेप्टिक है, मीनिंग जर्म्स के ग्रोथ को किल कर रहा है या अरेस्ट कर रहा है, या कोई एनाल्जेसिक है मीनिंग पेन किलर है. तो ड्रग कर क्या रहा है जाके, वो एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीसेप्टिक है. तो इस तरीके से अगर क्लासिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. तो मैं यहां पे बताता हूं आपको, ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स. क्यों यूजफुल है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट. बिकॉज अच्छा चलिए पूरा लिख देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा था. बिकॉज इट प्रोवाइड्स whole range of drugs available for treatment, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर बताऊं तो एंटीसेप्टिक है, जो मैंने आपको बताया दे किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंटीपायरेटिक ले सकते हैं जो फीवर को डाउन करने के काम आते हैं, या एनाल्जेसिक ले सकते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं उनको बोलते हैं एनाल्जेसिक. सब डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग, एक एक चीज जो भी यहां लिख रहा हूं मैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन. इस तरीके से भी ड्रग को क्लासिफाई करते हैं. इसका क्या मतलब है? जो ड्रग है वो एक्चुअली किस बायोकेमिकल प्रोसेस को जाके, मतलब किस बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जा रहा है, बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस. जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हिस्टामिन सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है बॉडी से, तो हम चाहेंगे कि एंटीहिस्टामिन फिर ले लें. एंटीहिस्टामिन मीनिंग जो हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोक दे.
तो इस तरीके से अगर क्लासिफाई कर रहे हैं ड्रग को ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग्स, बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग्स on a particular biochemical process, on a particular biochemical process। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे एंटीहिस्टामीन है तो ये लोग हिस्टामीन सिक्रीशन को रोकते हैं। देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। इस तरीके से क्लासिफाई करने का फायदा ये है कि जितने भी ड्रग्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, यूजुअली या ऑफन वी शुड से, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होता है। तो यहां पे मैं बोलूंगा ड्रग्स विच हैव कॉमन स्ट्रक्चर, ड्रग्स, ये तीसरा क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं, विच हैव कॉमन स्ट्रक्चर, जैसे सल्फर ड्रग्स है, सल्फर कंटेनिंग होंगे वो लोग। ड्रग्स विच हैव कॉमन स्ट्रक्चर, ड्रग्स विच हैव कॉमन स्ट्रक्चर often have similar pharmacological effect, often have similar pharmacological effect, और एक लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, मीनिंग जो ड्रग है वो किस बायोमोलिक्यूल से जाके इंटरेक्ट कर रहा है। और इसमें मैं आपको बोलूंगा कि जो ड्रग है, ड्रग इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल एंड same or similar structure containing drugs have same mechanism of action of on target, meaning एक जैसे जो स्ट्रक्चर वाले ड्रग्स होते हैं ना, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम होता है। टारगेट का मतलब यहाँ पे आई होप आप समझ रहे होंगे, जैसे लिपिड है, एंजाइम्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको टारगेट बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी मैं टारगेट को ब्रैकेट में लिखा था जब इंट्रोड्यूस कर रहा था चैप्टर को, तो यहाँ पे इसको लिखता नहीं हूँ, मैं छोड़ दे रहा हूँ यहीं पे। ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस जैसे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं और काफी सारे चीजें आ चुकी है आज तक, तो फिर वो एग्जामिनर चुन चुन के क्वेश्चन बनाता है कि क्या रह गया है। तो इससे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ऑल्दो आपको लग रहा होगा इससे कैसे बनेगा, पर बन सकता है। तो एक बार देख लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये जो लास्ट आपको बताया मैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, इसमें मैं क्या बता रहा था आपको, चलिए लिख ही देता हूँ। ड्रग्स इंटरेक्ट विथ बायोमोलिक्यूल्स, यहां देखते हैं अगर आ जाता है तो, ड्रग्स इंटरेक्ट विथ biomolecules and same structural feature containing drug and same structural feature containing drug have same mechanism of action on target, have same mechanism of action on target। आई होप ये दिख जा रहा हो आपको, पर नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा, मैंने लिखा है ऑफ एक्शन ऑन टारगेट, ये टारगेट लिख रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स था। एक्चुअल जो चैप्टर है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आई शुड से, वो इसके बाद शुरू होगा। ये इंट्रोडक्शन था यहां तक। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी ड्रग टारगेट इंटरैक्शन। थोड़ी देर पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स देखा था, अभी हम लोग देखेंगे ड्रग और टारगेट आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो उसमें शुरुआत यहां से करेंगे कि क्या क्या टारगेट्स होते हैं ड्रग के लिए। देखिए, जो मैक्रोमोलिक्यूल बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे मैं आपको बताऊं, एंजाइम्स है, रिसेप्टर्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये 5 याद रखिएगा। एंजाइम, रिसेप्टर, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये 5 हैं जो टारगेट्स हैं। सबका अपना अपना फंक्शन है। क्या फंक्शन है? जैसे एंजाइम्स जो होते हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शन मीनिंग केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग बॉडी, उस बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए उन्हीं को हम लोग एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर ऑल प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये ध्यान रखिएगा। ये पहली कहानी हुई। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर जो होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये लोग, कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट
न्यूक्लिक एसिड, ये आप सबको पता है न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं इनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो कोडेड रहता है इनके अंदर, डीएनए आरएनए इनके अंदर आते हैं, आपको मालूम है, आपने बायोमोलिक्यूल में बहुत डिटेल में न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है। एंड देन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये लोग सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। इसमें हम लोग दो टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, एक एंजाइम और एक रिसेप्टर, कैसे ड्रग जो है, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन हम लोग एंजाइम और रिसेप्टर्स का देखने वाले डिटेल में जो सिलेबस में। मैं कंटिन्यू करता हूं इसको, पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी एंजाइम एज ड्रग टारगेट। दो टॉपिक पढ़ना है डिटेल में, एक एंजाइम एज ड्रग टारगेट और दूसरा रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट, एक एक करके देखेंगे। पर इसके पहले कि हम लोग समझें एंजाइम एज ड्रग टारगेट, पहले समझते हैं कि एंजाइम का फंक्शन क्या है। दो बड़े फंक्शन है एंजाइम के, पहला तो ये इट होल्ड्स द सबस्ट्रेट, दूसरा इट प्रोवाइड्स फंक्शनल ग्रुप टू द सबस्ट्रेट। शॉर्ट में अगर याद रखना है तो इतना ही है बस, लेकिन डिटेल में देखते हैं कैसे सबस्ट्रेट को होल्ड करता है। तो बाई आयनिक बॉन्ड या वैंडरवॉल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वही चीज लिखा हुआ है देखिए, फंक्शन ऑफ एंजाइम, इट होल्ड्स द सबस्ट्रेट बाई आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवॉल फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम में एक्टिव साइट होता है जिससे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स hold the substrate molecule in a suitable position so that it can be attacked by the reagent effectively. बाकी दूसरा फंक्शन अगर देखें, it provides functional group that will attack the substrate and carry out the chemical reaction. तो दो बड़े फंक्शन हो गए, एक प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप टू द सबस्ट्रेट जो दूसरा था, और पहला होल्ड्स द सबस्ट्रेट। डिटेल में इस टॉपिक को और देखते हैं हम लोग। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी रोल ऑफ ड्रग। ड्रग जो होते हैं वो एंजाइम के, जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है उनकी रेट को या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। मेन काम उनका होता है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को इनहिबिट करना। ये वही चीज यहाँ पे दिखेगा आपको लिखा हुआ। मेन रोल ऑफ ड्रग इज टू इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अ कॉमन रोल ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग का सबसे जो कॉमन एक्शन है वो है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। मीनिंग क्या है इसका समझिए, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में आके जुड़ते हैं। आपको पता है एंजाइम में एक्टिव साइट होगा, उससे सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। तो इसी ये जो बॉन्ड बनने वाला एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच, इसको बनने से रोकता है कौन? ये ड्रग। कैसे? दो तरह से इनहिबिट करता है ये, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरा है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एक एक करके समझेंगे। देखिए जो मैंने आपको बोला वही दिखेगा यहाँ पे आपको। इनहिबिशन तो मेन रोल था ही, तो एंजाइम इनहिबिटर कौन होते हैं? एंजाइम इनहिबिटर ऐसे ड्रग्स होते हैं विच इनहिबिट्स कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और ब्लॉक्स द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम एंड इवेंचुअली प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम। मैं आपको वही बता रहा था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में जुड़ने से बस रोक देते हैं। तरीका दो है इनके पास, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक एलोस्टेरिक इनहिबिशन। उसमें पहला हम लोग देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उस ड्रग को बोल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव नाम में ही छुपा हुआ, ये कॉम्पीट करेगा। जो ड्रग है वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करता है। देखिए मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये एंजाइम है, ये उस एंजाइम का एक्टिव साइट है। जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ग्रुप जैसा, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। जैसे लॉक एंड की होते हैं ना मैकेनिज्म, ये उसी तरह का मैकेनिज्म है। अब ये एक्टिव साइट में ये ड्रग है और ये सबस्ट्रेट है, दोनों आना चाह रहे हैं यहाँ फिट होने के लिए। कॉम्पीट करता है ये ड्रग। जब ड्रग नहीं होगा तो सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा, लेकिन ड्रग जब रहेगा तो वो कॉम्पीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ, और ये सबस्ट्रेट से पहले खुद वहां जाके जुड़ जाएगा और सबस्ट्रेट पीछे रह जाएगा। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में बॉन्ड बन ही नहीं रहा। तो इस तरीके से ड्रग ने इनहिबिट कर दिया एंजाइम के मतलब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के रेट को। ये वही लिखा हुआ है, ड्रग दैट कॉम्पीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ऐसे ड्रग्स को कॉम्पिटिटिव मतलब इनहिबिशन, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, और उस ड्रग को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग बोलेंगे उसको। एक इसमें और है एलोस्टेरिक इनहिबिशन, वो भी आपको ठीक इसके बाद बताता हूं मैं। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें क्या होगा, जो एंजाइम है उसके एक्टिव साइट पे जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा ड्रग। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग होता है वो, जैसे पिछली बार क्या हो रहा था, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट कर रहा था और जाके वो खुद जुड़ जा रहा था एक्टिव साइट पे। कौन? ड्रग। इस बार क्या होगा, जो ड्रग है वो एक्टिव साइट को छोड़ के किसी और, कोई भी और जगह पे जाके जुड़ जाएगा। एंजाइम के एक्टिव साइट को छोड़ के किसी भी और जगह जाके जुड़ जाएगा, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोल रहे हैं।
जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एक्टिव साइट था ना किसका, एंजाइम का, वो डीफॉर्म हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं डायग्राम वही समझा रहा है। ये एक एलोस्टेरिक साइट है, मीनिंग एनी साइट अदर देन एक्टिव साइट, और ये इनहिबिटर है, जाके वहां जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जब जुड़ता है ना तो ये एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा और अब सबस्ट्रेट वहां आके फिट नहीं हो पाएगा। और अगर ये एंजाइम इनहिबिटर का जो बॉन्ड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन गया ना, तो फिर सबस्ट्रेट हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे केस में बॉडी क्या करता है, इस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड कर लेता है और फिर नया एंजाइम सिंथेसाइज कर लेता है। यही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देखिए। सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेंगे, इंस्टेड बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोल रहे हैं। This binding of inhibitor at allosteric site changes the shape of active site. Active site का shape change कर देगा in such a way that substrate cannot recognize it. ऐसे change कर देगा shape को कि substrate उसको recognize नहीं कर पाएगा, वहां फिर bind होने आ नहीं पाएगा. If the bond formed between an enzyme and an inhibitor is a strong covalent bond and cannot be broken easily, उस केस में enzyme permanently block हो जाएगा, meaning जो substrate है वो permanently block हो जाएगा. The body then degrades the enzyme inhibitor complex and synthesize the new enzyme. तो ये मैंने आपको बताया कैसे पूरा टॉपिक जो खत्म हुआ वो क्या है, ड्रग एज एंजाइम एज ड्रग टारगेट। जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया वो है एंजाइम एज ड्रग टारगेट। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। रिसेप्टर क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं, फिर कैसे इनका मैकेनिज्म है उसको डिटेल में बताऊंगा आपको मैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट है फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन बॉडी। और होता क्या है बॉडी में, दो न्यूरॉन के बीच या न्यूरॉन और मसल के बीच जो कम्युनिकेशन है वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू होता है। इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल इज कम्युनिकेटेड थ्रू केमिकल मैसेंजर्स। और ये जो केमिकल मैसेंजर्स है इनको रिसेप्टर प्रोटीन रिसीव करता है। दे आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। और रिसेप्टर प्रोटीन क्या करता है, इन केमिकल मैसेंजर्स को अकोमोडेट करने के लिए अपना बाइंडिंग साइट का शेप चेंज करता है। टू अकोमोडेट अ मैसेंजर, शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस विच ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल। डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा मैं। केमिकल मैसेंजर गिव्स मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। सेल के अंदर बिना गए केमिकल मैसेंजर अपना मैसेज दे देता है। डायग्राम से समझिए इस चीज को। ये एक सेल का इंटीरियर पार्ट है। हो क्या रहा है, ये इंटीरियर पार्ट है, ये आउटर सरफेस है सेल का। ये बाइंडिंग साइट है, दिस वन इज बाइंडिंग साइट, और ये केमिकल मैसेंजर है जिसको यहाँ के बाइंड होना है। तो फर्स्ट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेज। ये रिसेप्टर है जो केमिकल मैसेज को रिसीव कर रहा है। आप देखिए इसके आने की वजह से क्या होगा, ये अपना शेप चेंज कर लेगा ताकि यहाँ फिट हो जाए। बाइंडिंग साइट जो है दिख रहा होगा आपको, अपना शेप चेंज कर लिया आपको, तो ये यहाँ के फिट हो सकता है। और ये मैसेज यहाँ पे डिलीवर कर रहा है, ये वही बताया जा रहा है कि मैसेज डिलीवर कर रहा है जो भी मैसेज उसको देना था। और बाद में फिर वो चले जाएगा और ये जो रिसेप्टर है वापस अपना शेप को रीगेन कर लेगा। तो ये इस तरीके से मैसेज ट्रांसफर होता है। अब ड्रग कैसे यहाँ पे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी ड्रग कैसे वर्क करता है। दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक एंटागोनिस्ट और एक एगोनिस्ट। दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है। जो एंटागोनिस्ट होता है वो ऐसे ड्रग होते हैं जो रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड कर लेंगे खुद को और फिर इनहिबिट करते हैं उसके नेचुरल फंक्शन को। ये तब काम आते हैं जब हम चाहते हैं कि जो केमिकल मैसेंजर आ रहा है वो अपना मैसेज डिलीवर ना कर पाए, हम लोग ब्लॉक करना चाह रहे हैं, तब दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग मैसेज इज रिक्वायर्ड। ठीक इसका उल्टा है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट जो होते हैं ये लोग मिमिक करते हैं, दे मिमिक नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। ये यूजफुल तब होते हैं जब हमारा जो केमिकल मैसेंजर है उसकी कमी हो जाए। यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट का। टर्म्स ध्यान रखिएगा, एक मिमिक कर रहा है, यूजफुल तब है जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी हो जाए। कौन है वो, एगोनिस्ट। और एक एंटागोनिस्ट है जो ओपोज कर रहा है, जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर आ रहा है वो अपने सिग्नल को डिलीवर ना कर पाए उसके लिए काम कर रहा है, वो ओपोज कर रहा है, वो एंटागोनिस्ट है। कैसे, खुद जाके बाइंड कर जा रहा है रिसेप्टर साइट से, रिसेप्टर के साइट पे खुद जाके जुड़ जा रहा है वो। तो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिक एक्शन। पूजी प्लीज रब करिए।
Thank you, Poji. Now let us see therapeutic action of different class of drugs. मीनिंग किस सिम्टम एलिमेंट या ट्रीटमेंट में ड्रग काम आ रहा है उसके हिसाब से अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग एंटासिड को देख रहे हैं। एंटासिड नाम से समझ में आ रहा है समथिंग अगेंस्ट एसिड। होता क्या है, स्टमक में जब ज्यादा एसिड सिक्रीट हो जाता है तो बहुत इरिटेशन या पेन होता है, और कई केसेस में बहुत सीवियर केस हो जाए तो वो अल्सर जो होता है उसको रिमूव भी करना पड़ता है। स्टमक का वो पार्ट जहां बहुत ज्यादा मतलब एडवांस स्टेज में पहुंच गया अल्सर, तो उसको रिमूव भी करना पड़ जाता है। तो इसीलिए इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, एसिड सिक्रीट तो हो गया ज्यादा जो एसिडिटी करेगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस चाहिए। तो जितने भी एंटासिड होते हैं, जितने भी एंटासिड मीनिंग दे आर वर्किंग अगेंस्ट एसिडिटी, तो ये लोग खुद कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, इट शुड बी बेसिक। तो पहली बात अगर बताऊं मैं आपको, तो एंटासिड जो है इट शुड बी बेसिक। दूसरी बात, कैसे कैसे एंटासिड होते हैं, तो ऑर्गेनिक एंटासिड भी होते हैं, इनऑर्गेनिक एंटासिड भी होते हैं। एक एक करके अगर आपको बताऊं, जैसे पहले इनऑर्गेनिक एंटासिड की बात करें, इनऑर्गेनिक एंटासिड्स, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा, या सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, तो NaHCO3, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर भी ले सकते हैं। या एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर आपको बताऊं, MgCO3 भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का फॉस्फेट भी ले सकते हैं। दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक एंटासिड्स। पर चक्कर क्या है, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये स्टमक को अल्कलाइन बना देते हैं, जिससे क्या होगा, फिर दे ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एसिड, वो और एसिड सिक्रीशन को ट्रिगर करेंगे। तो इनसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है मेटल के हाइड्रोक्साइड। ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड लिए ये लोग बेटर ऑल्टरनेटिव है। अब ऑर्गेनिक एंटासिड भी ले सकते हैं। अच्छा, मेटल के हाइड्रोक्साइड जो है दे आर स्लाइटली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होते हैं ये लोग, इसीलिए फर्दर सिक्रीशन ऑफ एसिड को ट्रिगर नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसलिए बेटर ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट, अगर इसी में मैं आपको ऑर्गेनिक एंटासिड बताऊं, ऑर्गेनिक एंटासिड्स, तो इसमें यहां पे स्ट्रक्चर भी बना है, रेनिटिडीन जिसको जेंटेक भी बोलते हैं, या सिमेटिडीन जिसको टेगामेट भी बोलते हैं। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ना, वो कैसे भी करके आपको मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। एग्जामिनर को पता है कि आप काम की चीज पढ़ के आ जाएंगे, याद करके आ जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनाता है क्योंकि स्ट्रक्चर छूट जाते हैं, लास्ट मोमेंट में देख नहीं पाते लोग। जैसे कितने कायरल सेंटर है पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर में, कौन सा फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट देगा वो पूछ सकता है, ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है या कौन सा नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप बार बार देखिएगा एग्जाम से पहले, तो ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा। इस इंटेंशन से नहीं देखना कि याद कर रहे हैं, बस देखिएगा क्या क्या है वहां पे, एक ऑब्जर्वर के नजरिए से देखिएगा तो मल्टीपल इंप्रेशंस में याद हो जाएगा, ठीक है, वो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, ऑर्गेनिक एंटासिड में सिमेटिडीन, रेनिटिडीन तो है ही, हिस्टामीन खुद भी बेस है, तो हिस्टामीन को भी ले सकते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिक एंटासिड है। यहाँ पे अगर मैं नाम लिख दूं तो हिस्टामीन भी लिया जा सकता है, एंड रेनिटिडीन जिसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, जिसको जेंटेक बोल रहे हैं, रेनिटिडीन या सिमेटिडीन, चलिए यही लिख देते हैं सिमेटिडीन, ये टेगामेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात हुई एंटासिड की। आगे और भी डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी एंटीहिस्टामीन। अब एंटीहिस्टामीन क्या है, ऑब्वियस है, अगेंस्ट हिस्टामीन, इसका नाम का मतलब ही एंटीहिस्टामीन मीनिंग समथिंग अगेंस्ट हिस्टामीन। तो हिस्टामीन से क्या नुकसान हो रहा था जिससे हमको एंटीहिस्टामीन लेने की जरूरत पड़ी, तो एक्चुअली हिस्टामीन जो है वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन स्टमक। इसका मेन काम क्या है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl, stimulate the secretion of pepsin and HCl in stomach। तो इसीलिए क्या है, एंटीहिस्टामीन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले सिमेटिडीन ड्रग आया था जो हमने थोड़ी देर पहले एंटासिड में देखा, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, ये लोग एंटीहिस्टामीन भी है, ध्यान रखिएगा। तो सिमेटिडीन क्या करता है, सिमेटिडीन प्रिवेंट्स इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामीन विथ रिसेप्टर। यहीं पे मैं लिखता हूं ड्रग सिमेटिडीन प्रिवेंट्स interaction of histamine with receptor, prevents interaction of histamine
विथ रिसेप्टर, और ये लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग बन गया था, आपको बताऊं, सिमेटिडीन। फिर जब रेनिटिडीन आया तो रेनिटिडीन भी फिर सेल होने लगा, वो भी एक एंटीहिस्टामीन है। अब ये जो हिस्टामीन होते हैं ना, इसके और भी फंक्शंस अगर आपको बताऊं, हिस्टामीन का अगर मैं आपको फंक्शन बताऊं, फंक्शंस ऑफ हिस्टामीन, तो कई सारे फंक्शन है। जैसे इट इज अ पोटेंट वेसोडाइलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट इज अ पोटेंट वेसोडाइलेटर, मीनिंग जो ब्लड वेसल्स है उनको वाइडन करता है, वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। as well as it contracts the smooth muscles in bronchi and gut. It contracts the smooth muscles in bronchi and gut. एक फंक्शन और है अगर आपको बताऊं तो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेसल कंजेशन, कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पॉलन। यहां पे मैं एक फंक्शन और लिख देता हूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेसल कंजेशन, यहां कॉमन कोल्ड भी लिख देते हैं, कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पॉलन, एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पॉलन। फिर बात आती है कि एंटीहिस्टामिन है कौन कौन। ड्रग की बात करूं तो जैसा आपने देखा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, ये तो हिस्टामिन खुद है, आप देखिए ये खुद हिस्टामिन है। बाकी सिमेटिडीन हो गया, रेनिटिडीन हो गया, सिट्राजीन हो गया, डाइमेटैप, टरफेनिडीन, ये सब ड्रग्स हैं विच आर एंटीहिस्टामिन। जिसमें मैं आपको बताऊं, ये टरफेनिडीन सेल्डेन के नाम से भी बिकता है। इसमें देखिए मैंने मेंशन किया, जो एस्ट्रिक्स बना हुआ, मतलब दिस इज कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर है। इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है DOU, वो 13 आएगा। कैसे आएगा आप जान रहे हैं, 4 यहां से आ रहा है, 4 इस पीएच का, 4 इस पीएच का, और 1 इसका। नाउ इधर आ जाए अगर ब्रोमफेनिरामीन, जिसको डाइमेटैप भी बोलते हैं, ये भी एक एंटीहिस्टामीन है। यहाँ पे भी एक कायरल सेंटर दिख रहा होगा आपको, ये एस्ट्रिक्स मार्क है, और DOU इसका 8 है। इन दोनों से आ रहा है, यहां से 4 और यहां से 4। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा था कि स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कितने कायरल सेंटर है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया और आगे पूछ भी सकते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसके आगे कंटिन्यू करता हूं, अदर क्लास ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिक यूज। पोजी प्लीज रब करिए। Thank you, Poji. Now let us see another class of drugs, that is neurologically active drugs. इसमें ट्रांक्यूलाइजर और एनाल्जेसिक्स आते हैं। पहले हम लोग ट्रांक्यूलाइजर देखेंगे एंड देन विल स्टेप इनटू एनाल्जेसिक। जो ट्रांक्यूलाइजर होते हैं, ये क्या करते हैं, दे अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। दे अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर mechanism from nerve to receptor, कहाँ यूज किया जाता है इनको? दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड या इवन सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में भी यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, mild or even severe mental disorder। फिर क्या करते हैं ये लोग? दे रिलीव एंजाइटी, जो नर्वसनेस होता है उससे रिलीफ देते हैं ये लोग, रिलीफ, एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी या इवन एक्साइटमेंट, इन सब से ये लोग रिलीफ देते हैं बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। सो आई शुड राइट इट हियर, दे रिलीव stress, anxiety, irritability or excitement by inducing a sense of well-being, by inducing a sense of well-being। तो अगर आप ट्रांक्यूलाइजर लेंगे तो थोड़ा
अच्छा फील होगा, मतलब आप नॉर्मल हैं और फिर ट्रैंक्विलाइजर ले लें तब की बात नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, तब अगर आप ट्रैंक्विलाइजर लेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट, जो स्लीपिंग पिल्स होते हैं इनके एसेंशियल कंपोनेंट ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, मीनिंग दे फॉर्म essential component they form essential component of sleeping pill, essential component of sleeping pills। फिर एक बात आएगी, एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है नॉर एड्रीनलिन, अगर इसका लेवल अप हो जाए, सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो ओवर एक्साइटमेंट हो जाएगी, और अगर कम हो जाए तो फिर उस केस में डिप्रेशन हो जाता है। फिर ये जो नॉर एड्रीनलिन है ना, नॉर एड्रीनलिन ये एक मूड चेंजिंग हार्मोन है। इसका लेवल अप हुआ तो एक्साइटमेंट होगी, डाउन हुआ तो डिप्रेशन होगी, तो फिर उस केस में एंटी डिप्रेसेंट लेना पड़ जाएगा। और इसके एग्जाम्पल आपको अगर बताऊं तो जैसे आइप्रोनियाजिड है, फेनिलजीन है, यहां पे मैं लिखूं, अच्छा नॉर एड्रीनलिन की कहानी भी यहां लिख देता हूं। नॉर एड्रीनलिन लेवल अगर डाउन हुआ तो क्या हो जाएगा, इस केस में डिप्रेशन हो जाएगा। लेवल अगर डाउन हुआ तो डिप्रेशन, ये लेवल डाउन हुआ तो क्या होगा, ऐसे लिख रहा हूं मैं, डिप्रेशन हो जाएगा। मूड स्विंग जो होते हैं, मूड चेंजिंग हार्मोन होता है ये। और इसके एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं मैं, एग्जाम्पल में आ जाएगा आइप्रोनियाजिड एंड फेनेलजीन। फेनेलजीन जो नार्डिल के नाम से बिकता है, फेनेलजीन। इसी में आगे अगर कंटिन्यू करूं तो जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ब्रॉडली क्लासिफाइंग, ये दो तरह के होते हैं, हिप्नोटिक एंड नॉन हिप्नोटिक। वो यहां पे पहले से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हिप्नोटिक मीनिंग स्लीप इंड्यूसिंग, ऐसे ड्रग्स जो स्लीप इंड्यूस करे उनको हिप्नोटिक बोल रहे हैं। तो ये वही लिखा हुआ है, दे रिड्यूस टेंशन बाय स्लीपिंग इफेक्ट, स्लीपिंग। और वहां पे जो नॉन हिप्नोटिक है ये स्लीपिंग इफेक्ट नहीं लाएंगे ये। बाकी जो हिप्नोटिक्स होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं और फास्ट इफेक्ट होता है इनका, और नॉन हिप्नोटिक का वीक और स्लो इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, जो हिप्नोटिक है स्लीप इंड्यूसिंग, ये बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, मीनिंग बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव है। इनका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वेरोनल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल, वेलियम, सेरोटोनिन, ये सब इनके एग्जाम्पल है। नाम कैसे भी करके याद रखिएगा, स्ट्रक्चर आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बाकी नॉन हिप्नोटिक में इक्वेनिल आ जाएगा। इन सब का स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे, और कुछ खास काम की बात होगी तो वो भी देखेंगे। तो ये ट्रैंक्विलाइजर के बारे में कहानी हुई, ध्यान रखिएगा। इनको कई बार दो क्लास में भी क्लासिफाई करते हैं, जैसे एक सेडेटिव और एक एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। पोजी प्लीज इसको रब करिए। थैंक यू पोजी। थोड़ी देर पहले जो ट्रैंक्विलाइजर आपको बता रहा था मैं, उसके एग्जाम्पल्स है यहाँ पे और उन्हीं का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगेन आई एम सेइंग, स्ट्रक्चर्स पे ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और उससे पेपर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। देखिए, जैसे आइप्रोनियाजिड और फेनेलजीन में आपको बता रहा था, ये लोग स्ट्रेस रिलीफ करने के काम आते हैं, ये लोग एंटी डिप्रेसेंट है। आइप्रोनियाजिड एंड फेनेलजीन, ये लोग कौन है, एंटी डिप्रेसेंट। और इसके डीओयू से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डीओयू से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखिए डीओयू आपको दिखेगा 4 इस बेंजीन रिंग की वजह से, और यहाँ पे डीओयू दिखेगा ये 4 और एक 5। कमिंग ऑन टू क्लोर डायाजिपोक्साइड, मेप्रोबेमेट एंड इक्वेनिल, ये लोग जो है माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर है। तीनों के तीनों क्या है, माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, तो और इसमें एक चीज देखिएगा, इतना पार्ट जो है दिस वन, ये और ये आपको इक्वेनिल एंड इक्वेनिल एंड मेप्रोबेमेट, इसमें दोनों में सेम दिखेगा। ये पार्ट देखिए ना, दोनों में सेम है, फर्क इतने पोर्शन में बस, यहाँ ऊपर नीचे मिथाइल है, यहाँ मिथाइल और ये प्रोपाइल दिख रहा है यहाँ पे अपने को, यहीं पे फर्क है, बाकी तो सेम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये इधर अगर आ जाऊं मैं, वेरोनल, वेलियम, सेरोटोनिन, इन पे आ जाऊं तो वेरोनल जो है ये बार्बिट्यूरेट था, आप याद करें, बार्बिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव था ये वेरोनल। अब इसमें ना कुछ बातें मैं आपको और बताऊं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, तो सेरोटोनिन में देखिए ये आपको फिनोलिक ओएच दिख रहा है, मीनिंग ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट दे देगा ये। और यहाँ पे आपको प्राइमरी अमीन दिख रहा है, तो ये कार्बिलमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी दे देगा। तो ऐसे इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सेरोटोनिन कौन कौन सा टेस्ट दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कौन से फंक्शनल ग्रुप है, किसमें क्या डीओयू है, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग करेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा PYQ जब बनाएंगे तो।
तो ये स्ट्रक्चर रिलेटेड बात होगी ट्रांक्युलाइजर्स की। नेक्स्ट हम लोग एनाल्जेसिक की बात करेंगे, जो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग का दूसरा पार्ट है। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी अनदर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, एनाल्जेसिक। थोड़ी देर पहले हमने ट्रांक्युलाइजर देखा, उसके स्ट्रक्चर्स भी देखे एग्जाम्पल के। अब हम लोग एनाल्जेसिक देखेंगे। एनाल्जेसिक मीनिंग पेन किलर। ये लोग क्या करते हैं, पेन से रिलीफ देते हैं विदाउट एक्चुअली डिस्टर्बिंग नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना ये लोग पेन से रिलीफ दे देंगे। तो ये वही लिखा हुआ है, एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर, दे रिड्यूस पेन विदाउट कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस, पैरालिसिस और अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ नर्वस सिस्टम। पैरालिसिस आप लोग समझते हैं, मूव करने में मुश्किल हो जाती है, लकवा जिसको बोलते हैं हिंदी में, मूवमेंट में जिसमें प्रॉब्लम होती है। अब ये जो एनाल्जेसिक होते हैं या पेन किलर होते हैं, ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। जैसे ट्रांक्युलाइजर को हमने हिप्नोटिक नॉन हिप्नोटिक में डिवाइड किया था, ऐसे ही एनाल्जेसिक भी नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक में ब्रॉडली डिवाइड होते हैं। नार्कोटिक मीनिंग ये लोग क्या करेंगे, एडिक्ट बना देते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स वो होते हैं जिसके कंजम्पशन से आप एडिक्ट हो जाएंगे, आपको बार बार उसको लेने का मन करेगा। जबकि नॉन नार्कोटिक जो है ये एडिक्ट नहीं बनाते हैं। नशेड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, कि इसको नशा करने की लत लग गई, तो नशेड़ी बनाने का काम कर देंगे ये नार्कोटिक ड्रग। और नॉन नार्कोटिक ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जो नार्कोटिक है ये स्ट्रॉन्ग और फास्ट इफेक्ट देता है, और नॉन नार्कोटिक वीक एंड स्लो इफेक्ट। इनमें साइड इफेक्ट क्या है, स्लीप, ये स्लीप इंड्यूस कर देते हैं। और इनका साइड इफेक्ट नॉन नार्कोटिक का है एंटीपायरेटिक, मीनिंग नॉन नार्कोटिक ड्रग्स अगर लेंगे तो ये लोग बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा लोअर कर देते हैं ये लोग, ये इनका साइड इफेक्ट है। कब किसको यूज करते हैं, देखिए जो चीज नशेड़ी बना दे, जो एडिक्ट बना दे, ऑब्वियस है उसको देना रिकमेंडेड नहीं होगा। बहुत एक्यूट केस होगा, मजबूरी में डॉक्टर इसको रिकमेंड करेंगे। और वो कब कब रिकमेंड करते हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, ऑपरेशन के बाद की, सर्जरी के बाद की जो पेन होती है उससे रिलीफ पाने के लिए नार्कोटिक ड्रग दिया जाता है। कार्डियक पेन हो रहा है, या पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर है, या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ से भी जो पेन होती है उससे रिलीफ पाने के लिए भी हम नार्कोटिक ड्रग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में इसमें क्या आते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये इनके एग्जाम्पल है। मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन आर नार्कोटिक ड्रग्स, और ये लोग बेसिकली दे आर डेरिवेटिव ऑफ ओपियम पोपाई। इनका स्ट्रक्चर थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग, और स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कुछ खास बात है तो अगर होगी अगर तो मैं आपको बताऊंगा। वेरेज नॉन नार्कोटिक में इनका जो यूज है वो क्या है, ये लोग प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन जो होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए या उसको कम करने के लिए हम लोग नॉन नार्कोटिक ड्रग को यूज करते हैं। या स्केलेटल पेन भी जब होती है, जैसे आर्थराइटिस में स्केलेटन पेन होता है, स्केलेटल मतलब आप जानते हैं जॉइंट्स पेन, इनके एग्जाम्पल में एस्पिरिन और पैरासिटामोल आ रहा है। नोवेल्जिन भी है, एनसीईआरटी ने एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल लिखा है। डिटेल में एस्पिरिन पैरासिटामोल का सिंथेसिस भी आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है। ऑल्दो हम लोग पहले भी एस्पिरिन सिंथेसाइज कर चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा, फिर भी एक बार और बता दूंगा मैं। और इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ खास बात अगर है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एस्पिरिन के बारे में और भी बातें हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया और एग्जाम में आ सकता है, वो भी एक एक करके हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, जस्ट इसके बाद। तो ये नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन था, और ये दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एनाल्जेसिक और पेन किलर। पोजी प्लीज रब करिए। Thank you, Poji. Now let us see how do we synthesize aspirin और paracetamol. एस्पिरिन का फंक्शन भी पहले अगर आपको बताऊं ना, एस्पिरिन एंटीसेप्टिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है। पैरासिटामोल भी एंटीसेप्टिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है। और एस्पिरिन का और भी फंक्शन है, जैसे ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग भी है, खून को जमने नहीं देता, एंटी ब्लड क्लॉटिंग भी है। प्रिवेंट हार्ट अटैक, ब्लड जो प्रिवेंट प्लेटलेट कोआगुलेशन, प्लेटलेट को जमने नहीं देता है, ये ब्लड प्लेटलेट की बात हो रही है। इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब एस्पिरिन के फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से फंक्शन एस्पिरिन के नहीं है, या कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या करेक्ट है अबाउट एस्पिरिन, तो ये ध्यान रखिएगा। इतने सारे फंक्शन है इसके, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट प्लेटलेट कोआगुलेशन, प्रिवेंट हार्ट अटैक, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इतने सारे फंक्शन है एस्पिरिन के। नाउ कैसे बनाएंगे, विल स्टार्ट विथ फिनॉल। फिनॉल का ही हम लोग आगे आपको याद होगा, हमने एक रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था हमने, अगर आपको याद आ रहा है, मॉडिफाइड रीमर टीमर था वो, ठीक है। और एक कोलबेज सिंथेसिस भी आपने पढ़ा है। तो आप इस फिनॉल को अगर CO2 दे देते हैं NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कोलबे है, दिस वन इज कोलबे, या CCl4 NaOH दे दीजिए, रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन था ये। इन दोनों से ही ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड।
और एक बार सैलिसिलिक एसिड बन गया तो आप उसका एसाइलेशन करा दीजिए ACCl मीनिंग CH3COCl से या एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो यहीं पे OH का H हट जाएगा और ये एसाइल ग्रुप आ जाएगा और ये बन जाएगा एस्पिरिन। ठीक है, और आगे अगर आपको बताऊं पैरासिटामोल की कहानी, तो पैरासिटामोल बनाने के लिए भी फिनॉल से शुरू करिए, डाइल्यूट HNO3 दे दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड मत दीजिए, वो पिक्रिक एसिड बना देगा। डाइल्यूट HNO3 दीजिए तो ये पैरा पोजीशन पे एक NO2 लेके आ जाएगा एंड देन रिडक्शन करा देंगे, NO2 NH2 बन जाएगा और फिर अगेन इसका फिर और अगेन नहीं बोलना चाहिए एक साथ, और फिर इसका एसाइलेशन करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। 1 इक्विवेलेंट लेना है, ये क्या करेगा इधर एसाइलेशन कराएगा, NH2 का एक H हटाएगा और एसाइल ग्रुप लेके आएगा, ये बन गया पैरासिटामोल। दोनों का मैं बोलूंगा एस्पिरिन और पैरासिटामोल दोनों का प्रिपरेशन ध्यान रखिएगा और IUPAC नेम दोनों का ध्यान रखिएगा। पैरासिटामोल भी मैंने बताया आपको एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक है, और जो हमारे नार्कोटिक ड्रग्स थे ये दोनों तो नॉन नार्कोटिक में आ रहे हैं, जो नार्कोटिक ड्रग्स थे मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये उनका स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। सब में आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स कॉमन दिखेगी, जो अलग है वो यहाँ पे है, ये वाला पार्ट। जैसे ये sp2 कार्बन है इसलिए ऐसा बोर्ड के प्लेन पे बना हुआ है, ये sp3 कार्बन है इसीलिए ऐसा वेज डैश के फॉर्म में हमने इसको डैश में बनाया, अगर आपको दिख रहा है तो ये पूरा जो ये इतना जो पोर्शन है ना, बेस मतलब स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये एसिड बेस वाला बेस नहीं, इतना पार्ट सेम है सभी में। आप देखिए मॉर्फिन, कोडीन या हेरोइन में फर्क यहीं पे पड़ रहा है, दोनों जगह OH आ गया। अगर एक, चूंकि ये sp3 वाला है इसलिए ऐसा बना हुआ है, दोनों जगह OH आ गया तो मॉर्फिन है, एक जगह OH और एक जगह OCH3 आ गया तो कोडीन हो जाएगा, और दोनों जगह OAC आ गया तो हेरोइन हो जाएगा। और ये जो एस्ट्रिक्स मार्क्स है ये नंबर ऑफ कायरल कार्बन डिनोट कर रहे हैं, यहाँ भी 5 कायरल कार्बन, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 कायरल है। बाकी आप एक चीज देखिए यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था, ये फिनोलिक OH नहीं है, दिस इज नॉट फिनोलिक OH, ये भी फिनोलिक OH नहीं है, तो ये कैन टेस्ट दे देगा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट दे देगा, और इसी में आप फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा टेस्ट देगा। ठीक है, जैसे ये OH आपको दिख रहा है ये फिनोलिक है तो ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देगा ये, और ये कैन टेस्ट दे देगा ये। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने कायरल सेंटर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट दे रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनाल्जेसिक, और इसके पहले हमने ट्रांक्विलाइजर देखा, तो ये पूरा कंप्लीट होता है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। आगे अलग क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पोजी प्लीज रब करिए। Thank you, Poji. Now let us see another class of drugs, antimicrobials. किन माइक्रोब्स की बात हो रही है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, वायरस हो गए, इनके अगेंस्ट वर्क करे ऐसे ड्रग्स की बात हो रही है, उनको बोल रहे हैं एंटी माइक्रोबियल। इसमें फर्दर फिर 3 कैटेगरी आ जाएगा, एक एंटीबायोटिक, देन एंटीसेप्टिक और फाइनली डिसइंफेक्टेंट। तो एक एक करके तीनों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एंटीबायोटिक की कहानी मेंशन्ड है। एंटीबायोटिक क्या है मैं आपको बताऊं, ऐसे सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड कंप्लीटली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस, और ये लोग करते क्या है, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और डिस्ट्रॉय देम, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे या उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। कैसे? बाय इंटरवीनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो माइक्रोब्स हैं उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस में जाके ये लोग इंटरवीन करते हैं और उससे उनकी ग्रोथ को ये लोग रोक देते हैं या उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसे ड्रग्स को बोल रहे हैं हम लोग एंटीबायोटिक, और इनका जो कंसंट्रेशन है वो लो ही रखना है, लो कंसंट्रेशन में ही ये लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे या उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। बाकी कुछ फेमस एग्जांपल्स है जिनका ध्यान रखिएगा, जैसे साल्वर्सन, इसका एक और नाम है अर्सफिनामीन, तो आप ध्यान रख सकते हैं अर्सफिनामीन, ARS, आर ड्रॉप कर दीजिए तो AS दिखेगा आपको। तो यहाँ पे अर्सेनिक का यहाँ पे बॉन्ड है, जैसे एजोडाई में N डबल बॉन्ड N होता है ना, वैसे यहाँ पे AS अर्सेनिक का बॉन्ड है, और ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है अगेंस्ट स्पाइरोकीट। और स्पाइरोकीट क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को स्पाइरोकीट बोलते हैं जो साइफिलिस कॉज करते हैं, तो उनके अगेंस्ट ये लोग काम करते हैं। तो साइफिलिस के ट्रीटमेंट में भी ये काम आ सकता है। सल्वर्सन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सल्फापिरिडीन। सल्फापिरिडीन जो है ये सल्फा ड्रग है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ध्यान रखिएगा। और प्रोंटोसिल को आप कुछ अगर ऐसे लिखे ना, जैसे ये जो N है इसको मैं जानबूझ के अगर कैपिटल N लिख दूं प्रोंटोसिल, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा कैपिटल N मतलब यहाँ नाइट्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N है, प्रोंटोसिल। इस तरीके से याद रखा जाता है। अर्सफिनामीन का ARS का R ड्रॉप कर दीजिए तो AS याद आ जाएगा, मतलब अर्सेनिक का लिंकेज है वहां पे। और ये फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग था, फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट था। ये था क्या है भी बोल सकते हैं, फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट। और इसमें स्ट्रक्चर में देखिए DOU दिखेगा आपको, यहाँ से 4 और ये 4 8 हो गया, यहाँ एक 9 और यहाँ डबल बॉन्ड हो है तो 10 और 11, तो 11 इसका DOU है। ठीक है,
और बॉडी में जाके ना प्रोंटोसिल ही फाइनली फिर कन्वर्ट हो जाता है सल्फानिलामाइड में। तो ये वही लिखा हुआ एरो इसलिए मेंशन्ड है क्योंकि ये बाद में बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फानिलामाइड में। तो ये एंटीबायोटिक की कहानी हुई। इसी में आगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एंटीबायोटिक को ही आगे देखेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी होता है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी होता है। सब क्या है मैं समझाऊंगा आपको। फिर इसी में जर्मस्टैटिक एंड जर्मिसाइडल, ये दो कैटेगरी में भी हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। तो सब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। पोजी प्लीज रब करिए। Thank you, Poji. Now let us see how antibiotics are further classified on the basis of their action. Meaning antibiotic जो है वो germs की growth को inhibit कर रहा है या उनको destroy कर रहा है। तो उस हिसाब से दो तरीके के होते हैं हमारे पास वो एंटीबायोटिक, या तो जर्म स्टैटिक होगा या जर्मिसाइडल होगा। साइडल वर्ड का मतलब ही होता है टू किल, और स्टैटिक मतलब जान ही रहे हैं चीजों को रोक देना बस। तो ये जो जर्म स्टैटिक होते हैं इनके एग्जाम्पल में हमने बैक्टीरियोस्टैटिक लिखा हुआ है, यहाँ जर्मिसाइडल में बैक्टीरियासाइडल लिखा हुआ है। तो ये जो है ये दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, ये जर्म्स की ग्रोथ को रोक देंगे, स्टैटिक मतलब रोक देंगे और फर्दर उनको रिप्रोड्यूस होने नहीं देंगे, और इनका एक्शन स्लो और वीक होता है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। फर्स्ट इनिशियल देखिए ई टी एंड सी, तो ईटीसी एटसेट्रा का होता है ना ईटीसी, ऐसे याद रखिएगा। और इधर आ जाए अगर हम लोग जर्मिसाइडल में, तो ये लोग किल कर देते हैं माइक्रोब्स को या जर्म्स को, और इनका एक्शन फास्ट होता है, स्ट्रांग होता है। एग्जांपल में आ जाएगा पेनिसिलिन, ऑफ्लॉक्सासिन एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो ये लिखा हुआ पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड ऑफ्लॉक्सासिन। इनका भी इनिशियल देखिए PAO, पाव, जो पाव भाजी का पाव होता है वैसे याद रख सकते हैं। ETC एटसेट्रा पाव, एक्स्ट्रा पाव मत बोलिएगा, या बोल भी सकते हैं अगर आपको पता है कि वो ETC था, नॉट एक्स्ट्रा। और एनसीईआरटी में दो स्ट्रक्चर बने हुए पेनिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल के, तो ऑब्वियस इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए एस्ट्रिक्स मार्क पहले से किया हुआ है। ये कितने कायरल कार्बन है, तो 3 कायरल कार्बन है यहाँ पे। और DOU अगर चेक करेंगे देखिए रिंग की वजह से 1, यहाँ 2, 3, इधर आएगा 4 और एक इधर आएगा 5, तो DOU इसका 5 है। COOH होने की वजह से ये एक्वस NaHCO3 टेस्ट दे देगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल में देखिए 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं आपको, ये कायरल कार्बन लिखा हुआ है 2 एक्चुअली, और कायरल कार्बन बोलना चाहिए, नॉट कायरल सेंटर। कायरल कार्बन यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। और ये जो OH है ना, ये फिनोलिक नहीं है, ध्यान रखिए, दिस इज अल्कोहलिक OH। इस वजह से ये कैन टेस्ट दे देगा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, वो टेस्ट ये दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड। आगे हम लोग और एक्सटेंड करेंगे एंटीबायोटिक को। एक चीज और बताना है इसी में कि डिपेंडिंग अपॉन कैसे एंटीबायोटिक, आई मीन कितना रेंज है इसका, वाइड रेंज है क्या बहुत, या नैरो है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कैसे एंटीबायोटिक को फर्दर क्लासीफाई किया है। कंटिन्यू करता हूं मैं इसको। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं वैसे ज्यादा डिटेल में, आपको इससे लेना देना नहीं है क्या है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, पर अभी इतना समझिए कि 2 तरह के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब अगर कोई एंटीबायोटिक दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम आ रहा है, बी इट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। उसका रेंज, उसका दायरा बहुत बड़ा है, बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो काम आ जा रहा है, उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और ऐसे ही अगर किसी एक ही कैटेगरी को बस वो मतलब डिस्ट्रॉय या इनहिबिट कर पा रहा हो, जैसे सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को या सिर्फ ग्राम नेगेटिव को, तो उस केस में उसको नैरो स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और अगर एक ही डिजीज के अगेंस्ट काम आ रहा है बस, तो उसको बोलेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ऐसे 3 तरह के एंटीबायोटिक होते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लोरामफेनिकोल। आप देखिए कितनी जगह का, कितने सारे केसेस में काम आ रहा है। जैसे डिसेंट्री में काम आ जा रहा है, टाइफॉइड में ओरली दिया जाता है वैसे ये, टाइफॉइड, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर में भी, अगेंस्ट एक्यूट फीवर भी काम आ रहा है, यूरिनरी इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, इन सब में इसको दिया जा सकता है। तो इसका दायरा कितना बड़ा आप देख सकते हैं। तो ये इसीलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आ रहा है। और भी ड्रग्स हैं, मतलब और भी एंटीबायोटिक्स हैं, देखिए जैसे ऑफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिलिन। ये जो 2 लोग हैं, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिलिन, ये लोग सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है पेनिसिलिन के, डिराइव वहीं से हुए, मीनिंग बने उसी से ही है, उसी का सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, याद रखिएगा। इसमें एक वेंकोमाइसिन भी आता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, उनको ऐसे रटा जाता है, अगर आपको बताऊं ना, तो इनको ऐसे याद रखा जाता है ओकावा के फॉर्म में।
ओकावा। O स्टैंड्स फॉर ऑफ्लॉक्सासिन, C फॉर क्लोराम्फेनिकोल, A से एम्पिसिलिन, V से वेंकोमाइसिन और A से एमॉक्सिसिलिन। तो इस तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को याद किया जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम में देखिए अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव किसी एक के अगेंस्ट ही काम आएगा। एक एग्जांपल है पेनिसिलिन जी, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड एग्जांपल है, वो आपको ध्यान रखना है। और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब जो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम आ रहा है या एक ही डिजीज के अगेंस्ट काम आ रहा है, डिजीज को क्योर करने में काम आ रहा है बस। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक एंटीबायोटिक है डाइसिडाजिरीन, ये इट इज सपोज टू बी टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स। कुछ कैंसर सेल्स के जो स्ट्रेन्स है उनके लिए टॉक्सिक है, तो ये बहुत काम का ड्रग्स हो जाएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि पेनिसिलिन जो है वो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स में मैन्युफैक्चर किया जाता है पिंपरी में। एग्जाम में आ भी सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कहानी पूरा एंटीबायोटिक से रिलेटेड खत्म होता है। क्या होते हैं एंटीबायोटिक, फिर कैसे हमने जर्म स्टैटिक, जर्मिसाइडल में हमने क्लासीफाई किया, कैसे हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम में क्लासीफाई किया, अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स एंड स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया है, आपको ध्यान भी रखना है। और आगे हम लोग देखेंगे अब डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। कंटिन्यू करता हूं मैं। पोजी प्लीज रब करिए इसको। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक हमने थोड़ी देर पहले कवर किया है, अब एंटीसेप्टिक की बारी है। एंटीसेप्टिक जो होते हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉट ओनली एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट भी ध्यान रखें। डिसइंफेक्टेंट इसके ठीक बाद में आपको बताऊंगा, यहाँ पे एंटीसेप्टिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखेगा आपको। पर दोनों ही एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों ही ऐसे केमिकल है विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको एंटीसेप्टिक्स जो होता है अपने आप में इनका इफेक्ट वीक होता है और स्लो होता है। इफेक्ट वीक और स्लो होने की वजह से डायरेक्टली इनको लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज सच एज वुंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, कट्स पे, अल्सर्स पे एंड डिजीज्ड स्किन सरफेस, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इनको एंटीबायोटिक्स की तरह इंजेस्ट नहीं किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको बताऊं मैं, जैसे सॉफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन। सॉफ्रामाइसिन आपने सुना होगा, कट छिल जाते हैं तो सॉफ्रामाइसिन यूज करते हैं लोग। डेटॉल भी आपने सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो सॉफ्रामाइसिन हो गया, फ्यूरासिन हो गया, डेटॉल हो गया। डेटॉल के जो कंपोनेंट ध्यान रखिएगा, मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल, इन दोनों से मिलकर डेटॉल बना, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। ये स्ट्रक्चर भी जाइलिनॉल और टर्पिनियोल का दिखेगा। ये फिनोलिक OH है, ध्यान रखिए ये अल्कोहलिक OH है। तो कौन सा टेस्ट कौन देगा आप खुद ही समझ पा रहे होंगे। कायरल सेंटर है कि नहीं है वो भी देख सकते हैं आप। बाकी बीथियोनॉल या बाईथायोनॉल भी पढ़ते हैं इसको, या बाईथायोनॉल भी पढ़ते हैं। यहाँ नॉल ऑल भी लिखा रहेगा और अल दोनों भी लिखा रहेगा, दोनों चलता है। ये जितने मेडिकेटेड सोप होते हैं उनमें डाला जाता है इसको, बीथियोनॉल को या बाईथायोनॉल को। ये एग्जांपल्स आपको बता रहा था मैं, सॉफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन। एक चीज और है, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, ये भी अपने आप में एंटीसेप्टिक है। बोरिक एसिड एक वीक एंटीसेप्टिक होने की वजह से बोरिक एसिड को आई वॉश में यूज किया जाता है। आई वॉश में बोरिक एसिड आपको मिलेगा। फिर डेटॉल मैंने आपको बता दिया। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन जो होता है ये 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर। और आइडोफॉर्म भी अपने आप में, यहाँ पे दिखेगा आपको, आइडोफॉर्म भी अपने आप में एक एंटीसेप्टिक है। तो ये क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एंटीसेप्टिक के, और क्या होता है एंटीसेप्टिक मैंने बताया आपको। स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, आप प्लीज स्ट्रक्चर मगअप करिए, स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा आपको। कुछ एडिशनल इन्फो आपको बताता हूँ विच आर नॉट डायरेक्टली इन एनसीईआरटी, लेकिन दे मे कम इन एग्जाम। जैसे कोविड-19 से रिलेटेड बातें हैं जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। जैसे 1% सॉल्यूशन ऑफ NaOCl, आई रिपीट 1% सॉल्यूशन ऑफ NaOCl इज यूज्ड फॉर सैनिटाइजेशन। कोविड-19 के वक्त सैनिटाइजेशन के लिए यूज कर रहे थे 1% सॉल्यूशन ऑफ NaOCl। ऑल्सो 70% सॉल्यूशन ऑफ आइसोप्रोपेनॉल, आई रिपीट 70% सॉल्यूशन ऑफ आइसोप्रोपेनॉल इज यूज्ड टू सैनिटाइज लिविंग सरफेस। तो ये एडिशनल इन्फो था जो मैंने आपको बताया। बाकी एज फार एज एंटीसेप्टिक इज कंसर्न टॉपिक इज ओवर। थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट के बारे में आपको बताऊंगा मैं, फिर ये एंटी माइक्रोबियल वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। कंटिन्यू करता हूं मैं। इसको याद करने का एक तरीका आपको बताता हूं मैं। डेटॉल में जो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल है, आप एक साथ ना ऐसे DTC का ही लिख लीजिएगा। DTC तो आपको पता चल जाएगा डेटॉल के कॉम्पोनेंट है टर्पिनियोल एंड क्लोरोजाइलिनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल है वो, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। पोजी प्लीज इसको रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं इनको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे यूज किया जाता है, मीनिंग जो नॉन लिविंग है, जैसे फ्लोर्स हो गए,
ड्रेनेज सिस्टम हो गया या इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनमें इसको यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट्स को। ध्यान रखिएगा, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक सेम सब्सटेंस हो सकता है बाय वेरिंग कंसेंट्रेशन। जैसे अगर आप 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल लिए तो वो एंटीसेप्टिक है, एंड 1% कर दिए अगर उसको आप तो वो डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा। यहाँ पे वही चीज मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट बाय वेरिंग द कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन बढ़ा दिए तो डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा और कम कर दिए तो एंटीसेप्टिक बन जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, 0.2% सोल्यूशन ऑफ 0.2% सोल्यूशन ऑफ 0.2% solution of phenol is antiseptic. 0.2% solution of phenol is antiseptic while its 1% solution is disinfectant. क्लोरीन भी अपने आप में डिसइंफेक्टेंट है, उसका कंसेंट्रेशन ध्यान रखिएगा 0.2 से 0.4 ppm है, ppm है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में वो सेम डेटा ले सकता है, यूनिट चेंज कर सकता है, तो 0.2 टू 0.4 ppm होता है अगर उसका एक्वा सोल्यूशन है क्लोरीन का, तो वो भी अपने आप में एक डिसइंफेक्टेंट है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी बहुत लो कंसेंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी माइक्रोबियल, जिसमें हमने एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट कवर किया है। आगे छोटे छोटे और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी अनदर क्लास ऑफ ड्रग्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स और कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल पिल्स। जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स डिस्कवर होते गए या उनको सिंथेसाइज भी करने लगे, बनाने लगे, वैसे वैसे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने लगा, और पॉपुलेशन बढ़ने से सोशल इश्यूज आने लगे, जैसे फूड रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आने लगी, एनवायरमेंटल इश्यूज आने लगे, एनवायरमेंट को ज्यादा पोल्यूट करने लगे लोग। तो इन सबको चेक करना था या चेक करना है, अभी भी ये सब इश्यूज है वैसे, तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके लिए हमको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। इनमें होता है क्या, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन होते हैं, ये लोग ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं। और इनका नाम याद रखिएगा, एग्जांपल नॉरएथिंड्रोन, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, एंड नोवेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। ये दोनों ओव्यूलेशन को सप्रेस करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर बना हुआ कैसे भी करके याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको एस्ट्रिक्स मार्क पहले से कर दिया मैंने, 6 कायरल कार्बन दिखे, कायरल कार्बन यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कायरल कार्बन आपको दिखेगा 5। बाकी आपको टर्मिनल अल्काइन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये भी टर्मिनल अल्काइन है। तो ये लोग व्हाइट पीपीटी दे देंगे, अगर आपको याद आ रहा है तो, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी दे देंगे ये लोग। तो ये टेस्ट भी पता रहे आपको, क्या टेस्ट दे सकता है क्या नहीं दे सकता है। बाकी थोड़ी बहुत बातें और बच रही है ये ड्रग्स के बारे में, कंटिन्यू करता हूँ आगे मैं। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखते हैं ड्रग्स से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे दिखेगा आपको सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स मीनिंग सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स। ये लोग जर्मिसाइडल होते हैं, जर्म किलिंग प्रॉपर्टी होता है इनके पास, और स्किन डिजीजेस में इनको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, सल्फानिलामाइड। देन वी हैव एंटी मलेरियल, जो मलेरिया के अगेंस्ट यूज करेंगे हम लोग। जो मलेरियल पैरासाइट होते हैं प्लाज्मोडियम, उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है। ये इसमें याद रखिएगा, प्राइमाक्वीन, क्वीनीन, क्लोरोक्वीन, ये एग्जांपल्स है एंटी मलेरियल के। प्राइमाक्वीन, क्वीनीन एंड क्लोरोक्वीन, नाम ध्यान रखिएगा। फिर हमारे पास, अच्छा ये बताया जा रहा है कि जो प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट, वो ट्रांसमिट होता है फीमेल एनोफिलिस से। ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने। बाकी नेक्स्ट इज एंटी एलर्जिक। जिनको एलर्जी होती है किसी चीज से, उनको एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स होते हैं वो देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, क्लोरफिनामीन, क्लोरफिनामीन इज एंटी एलर्जिक ड्रग। एंड फाइनली वी हैव एंटी कैंसर ड्रग। बीच में एंटीबायोटिक में भी इसका जिक्र हुआ है वैसे, डाइसिडाजिरीन, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, और इनफैक्ट 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। सिस्प्लैटिन, वो भी एंटी कैंसर ड्रग होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कहानी पूरा हुआ ड्रग्स के बारे में, कैसे कैसे ड्रग्स को हमने क्लासिफाई किया है, मतलब केमिकल इन मेडिसिन वाली कहानी पूरी ओवर होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अब 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, केमिस्ट्री और केमिकल्स इन फूड, एंड फाइनली केमिकल्स इन क्लींजिंग एक्शन। कंटिन्यू करता हूं आगे मैं। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी केमिकल्स इन फूड।
फूड में केमिकल्स को मिलाया जाता है टू एनहेंस देयर अपील, उनको ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग दिखे वो लोग, इसलिए उनको मिलाया जाता है, या फूड को ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करने के लिए, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फूड प्रेजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, या फिर न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। 3 पर्पज़ है केमिकल्स को फूड में यूज़ करने का, फॉर द प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, या फूड के अपील को एनहांस करने के लिए, या फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू को ऐड करने के लिए या बढ़ाने के लिए। जो मेजर कैटेगरीज है, मेन कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव्स आर एज फॉलोज। मेन कैटेगरीज जो है वो इन 7 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं कैसे, कहाँ कहाँ पे हम लोग केमिकल्स को यूज करते हैं। तो जैसे पहला आपको दिखेगा फूड कलर्स, आप जानते हैं जैसे जलेबी का रंग देखा आपने, जलेबी रंग मिलाया जाता है उसको कलर करने के लिए, तो वही केमिकल ही है, तो ये वही बोल रहे हैं फूड कलर। फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनर कोर्स में है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। Then fat emulsifier and stabilizing agents, flour improvers, anti-styling agents and bleaches, then antioxidant preservatives। अब ये जो 6 लिखे दिख रहे हैं ना आपको शुरू के, फ्रॉम फूड कलर टू प्रेजर्वेटिव, ये 6 के 6 इनमें से कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड नहीं करता है। तो क्या पर्पज है इनका, ये लोग सिर्फ फूड की लाइफ को बढ़ाते हैं या कॉस्मेटिक्स को बढ़ाते हैं, उनके एस्थेटिक्स को बढ़ाएंगे बस। बाकी जो लास्ट दिख रहा है आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स, ये लोग न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड करते हैं, जो आखिरी दिख रहा है। पढ़ना अपने को 2 ही है वैसे डिटेल में, प्रेजर्वेटिव, फूड प्रेजर्वेटिव एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। थोड़ा सा मैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ है कि कहाँ कहाँ केमिकल्स को यूज करते हैं फूड में, थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखेंगे थोड़ी देर में हम लोग। आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी फूड प्रेजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। जो केमिकल्स इन फूड हमने शुरू किया अभी, इसमें 3 चीज डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, एंटीऑक्सीडेंट्स, फूड प्रेजर्वेटिव एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज फूड प्रेजर्वेटिव, मीनिंग ये फूड को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक प्रिजर्व कर पाने में एबल होते हैं, मीनिंग शेल्फ लाइफ फूड की बढ़ाएंगे या उनके कॉस्मेटिक्स को इंक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये लोग करते क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वर्क अगेंस्ट माइक्रोब्स, ये माइक्रोबियल ग्रोथ के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं ये लोग काफी देर तक, और हम जीवन भर के लिए तो नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं करेंगे, पर हाँ काफी टाइम तक ये लोग फूड को प्रिजर्व कर पाते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, टेबल सॉल्ट, शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, ये सब फूड प्रेजर्वेटिव है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन फूड प्रेजर्वेटिव है कौन नहीं है। देन वी कम टू एंटीऑक्सीडेंट्स। जूनियर क्लासेस में ही आपने पढ़ा है, रेंसिडिटी ऑफ बटर, फूड का स्पॉइल होना, अगर आपको याद आ रहा होगा, फूड अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो स्पॉइल हो जाता है, तो उसको ऑक्सीजन का जो इम्पैक्ट है फूड पे, उसको रोकने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज करते हैं। ये वही लिखा हुआ है, दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड, उनको ऑक्सीडाइज होने से रोक लेते हैं फूड को ये लोग। तो जो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं 4 हैं, याद रखिएगा, BHT, BHA, SO2 एंड सल्फाइट। आई रिपीट, BHT, BHA, SO2 एंड सल्फाइट। देखिए, BHT is butylated hydroxytoluene, BHA is butylated hydroxyanisole, और सल्फर डाइऑक्साइड तो ही SO2 और सल्फाइट, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये भी एग्जाम में आ सकता है, आ भी चुका है पहले, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो इसके ठीक बाद हम लोग अभी शुरू करेंगे। पोजी प्लीज रब। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट और स्वीटनर्स। इनका काम होता है, ये लोग स्वीटनेस वैल्यू को तो इंक्रीज करते हैं लेकिन शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करते। 4 आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आपको ध्यान रखना है, एस्पार्टेम, सैक्करीन, सुक्रालोज एंड एलिटेम। सबका स्वीटनेस वैल्यू अलग अलग है, इनको केन शुगर से कंपेयर किया जाता है, केन शुगर के कंपैरिजन में कितने स्वीट है वो देखा जाता है। एक एक करके आपको बताता हूं। जैसे फर्स्ट वन इज एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है वो 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट है कंपेयर टू केन शुगर। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं केन शुगर का 100 स्पून लेता हूं किसी चीज को मीठा करने के लिए, तो उतना ही मीठा इसका 1 स्पून कर देगा, 100 टाइम्स स्वीटर का ये मतलब है। बाकी ये बना कैसे है, इट इज मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फेनिल एलानिन, और ये अनस्टेबल है कुकिंग टेम्परेचर में। थोड़ी नुकसान की बात ये है कि कुकिंग टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल है। नेक्स्ट वी हैव सैक्करीन। सैक्करीन जो है ये फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, और केमिकल इट इज ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, 550 टाइम्स ज्यादा स्वीट है केन शुगर से, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव सुक्रालोज। सुक्रालोज इज 600 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर, इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। आप देखिए 3 क्लोरीन दिखेगा आपको, 1 2
दिस इज CH2, 1 2 और ये 3, तो दिस इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, और ये स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। अच्छी बात है कि इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कौन कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, किसका स्वीटनेस इंडेक्स क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी लास्ट वी हैव एलिटेम जो 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीट है, ये हाई पोटेंसी है इसकी, और स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अगर मैं स्वीटनेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज करूँ इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे कहीं पे लिखता हूँ स्वीटनेस वैल्यू, स्वीटनेस वैल्यू के हिसाब से अगर मैं अरेंज करूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मोस्ट स्वीट इज एलिटेम, एलिटेम के बाद आ जाएगा सुक्रालोज, सुक्रालोज, देन वी हैव सैकरिन जो 550 टाइम्स स्वीटर है, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा एस्पार्टेम, एस्पार्टेम। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्वीटनेस वैल्यू में अरेंज करने भी दे सकता है, और कौन कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल अनस्टेबल है वो तो काम का है ही। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट एज वेल एज केमिकल्स इन फूड। लास्ट टॉपिक बच रहा है केमिकल्स इन क्लींजिंग एक्शन, मीनिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट की कहानी, उसको कंटिन्यू करता हूं मैं। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी केमिकल्स इन क्लीनिंग एक्शन और क्लींजिंग एजेंट। इसमें सोप्स और डिटर्जेंट की बात होगी। पहले हम लोग सोप की बात करते हैं, देन विल स्टेप इनटू डिटर्जेंट्स। सोप बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। अगर आपको याद है, हमने इस टर्म को पहले भी सुना है, जब ईस्टर का हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे हम लोग इन बेसिक मीडियम, तो उसको सेपोनिफिकेशन ही बोलते थे। तो है क्या ये सेपोनिफिकेशन या सॉल्ट या सोप फॉर्मेशन प्रोसेस? सोप्स जो होते हैं दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और बनते कैसे? बाय हीटिंग फैट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को ही सेपोनिफिकेशन बोल रहे हैं। एक्चुअली यूजुअली जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड लिया जाता है वो स्टेरिक एसिड है, C17H35COH, ओलिक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, एंड पामिटिक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है आपको। इनको प्लीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इन्हीं का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट से सोप बनाया जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिखेगा आपको, हमने यहाँ पे ईस्टर लिया है स्टेरिक एसिड के, जो स्टेरिक एसिड आपको दिख रहा है दिस वन, इसका हमने ग्लिसरल ईस्टर लिया, मतलब ये एसिड है और अल्कोहल था ग्लिसरॉल, उससे बना है ये ग्लिसरल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, ये फैट है। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, तो होगा क्या, आप खुद ही समझ रहे होंगे कि इस पार्ट को ना आप यहां से इसको क्लीव करें, यहां से यहाँ Na दे दीजिएगा इसका, और इसको OH, इसको Na देना है और इसको OH, अगेन यहां से तोड़ेंगे इसको Na, इसको OH, यहां से तोड़िएगा इसको Na, इसको OH, तो आपको ये फ्रैगमेंट दिख जाएगा जो यहाँ पे बना हुआ है। 3 बार आपको ये वाली चीज मिलेगी, C17H35COONA सोडियम स्टीरेट जो सोप है, और एक ग्लिसरॉल मिलेगा आपको, या ग्लिसरीन भी जिसको बोलते हैं। याद रखिएगा, सोप इंडस्ट्री का वन ऑफ द यूजफुल बाई प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ये भी बिकता है, आपको मालूम होगा। और सोप से ग्लिसरीन को अलग करना पड़ता है, शुरू से अलग नहीं होते हैं लोग, ये दोनों मिलके कहलाते हैं स्पेंट लाइन, और इसी से ग्लिसरॉल को अलग करने का प्रोसेस जो है वो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एग्जाम में पूछते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि सोप बनते कैसे हैं, सेपोनिफिकेशन के बारे में। एक चीज यहाँ पे जोड़ दूं मैं, अगर ये जो NaOH दिख रहा है आपको, ये हार्ड सोप बनाएगा, अगर आप यहीं पे KOH ले लेते तो वो सॉफ्ट सोप बनाता है। इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसके ठीक बाद हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोप, कैसे कैसे किस किस तरह के सोप्स होते हैं। कंटिन्यू करता हूं मैं, पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ सोप्स। अभी अभी हमने देखा सोप बनाते कैसे हैं, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सोप्स। अलग अलग तरह के सोप्स होते हैं, जैसे मेडिकेटेड सोप है, ट्रांसपेरेंट सोप है, शेविंग सोप है, लॉन्ड्री सोप है, ऐसे सोप जो फ्लोट करते हैं। तो क्या खास बात होता है इन सोप्स में, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे पहला आपको दिख रहा है टॉयलेट सोप, तो इनको बनाते कैसे? इनको बेटर ग्रेड्स के ऑयल या फैट के साथ बनाया जाता है, और जो एक्सेस अल्कली होता है, याद आ रहा था आपको सोप बनाते वक्त हमने NaOH या KOH लिया था, जो एक्सेस अल्कली है उसको बहुत केयर के साथ रिमूव कर लिया जाता है व्हाइल मेकिंग टॉयलेट सोप्स। देन जैसे ऐसे सोप जो वाटर में फ्लोट करते हैं, सोप दैट फ्लोट इन वाटर, उनको बनाया कैसे जाता है? बाय बीटिंग टाइनी एयर बबल्स बिफोर देयर हार्डनिंग। सोप इसके पहले कि हार्ड होए, उसमें टाइनी एयर बबल्स को बीट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप जैसे पेयर्स आपने देखा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, तो उनको बनाया कैसे जाता है? उसमें इथेनॉल को डिसॉल्व किया जाता है, एंड जो एक्सेस में सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट करवाया जाता है व्हाइल मेकिंग ट्रांसपेरेंट सोप्स।
ऐसे ही जो मेडिकेटेड सोप है उसमें मेडिसिनल वैल्यू के कुछ सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था बाईथायोनल या बीथियोनॉल या बीथियोनल जिसको बोले थे अपन, उसको ऐड कर रहे थे, वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखा था। तो ऐसे ही जिस सब्सटेंस में मेडिसिनल वैल्यू हो उसको ऐड कर दें अगर सोप में, तो वो मेडिकेटेड सोप बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव शेविंग सोप। शेविंग सोप हम चाहेंगे कि जल्दी ड्राई ना हो, तो वो जल्दी ड्राई ना हो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें ग्लिसरॉल ऐड कर दिया जाता है। और लास्ट भी हमारे पास है लॉन्ड्री सोप। लॉन्ड्री सोप जो होते हैं उनमें फिलर्स होते हैं, जैसे सोडियम रोजिनेट या सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स, सोडियम कार्बोनेट, इनको ऐड किया जाता है। ये लोग फिलर्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में एग्जाम में पूछ भी सकते हैं इनमें से कुछ भी। दे आर ऑल मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। अब एक चीज पूछा जाता है कि क्यों सोप्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते फॉर क्लीनिंग इन हार्ड वाटर। देखिए, वाटर हार्ड किसकी वजह से होता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम के ही सॉल्ट होते हैं वहां पे, जैसे क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, उनकी वजह से वाटर हार्ड होता है। तो अगर वाटर हार्ड है तो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस होंगे। ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो आयंस हैं ये लोग इनसॉल्युबल सोप बना लेंगे। क्या लिखा हुआ देखिएगा, हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, आपको बताया मैंने। दीज आयंस फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप, और बाद में यही लोग ना क्लीनिंग को हिंडर करेंगे। हमने इनको लिया था इसलिए कि क्लीन करे कपड़ों को, ये उल्टा क्लीनिंग में ही हिंडर करते हैं। क्या करेंगे ये देखिएगा, क्योंकि इनसॉल्युबल सोप बन गया है। आप रिएक्शन देखिएगा, जैसे दिस वाज द प्राइमरी सोप जो हमने यूज किया था फॉर क्लीनिंग। वाटर हार्ड अगर है तो उसमें से कैल्शियम क्लोराइड था, मान ले रहे हैं हम लोग। कैल्शियम का कोई भी यहाँ पे सॉल्ट हो सकता था, सल्फेट या बाइकार्बोनेट भी, हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया है। तो होगा क्या, बाद में ये इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट बना लेगा। अब ये सोप हो गया जो इनसॉल्युबल है, तो अब ये कपड़ों से चिपकने लगेगा, एक गमी मास की तरह ये रहता है, जिसको स्कम बोलते हैं, SCUM, स्कम। ये कपड़ों से चिपकने लगेंगे और फिर क्लीनिंग ढंग से नहीं होगी। तो हमने सोप को यूज किया था अच्छे से क्लीन करने के लिए, और उल्टा हार्ड वाटर में वो क्लीनिंग को ही हिंडर करना शुरू कर दे रहा है। तो इसका तोड़ होता है। हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसको आपको पता है, डिटर्जेंट्स को हम लोग चाहे वाटर हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, दोनों में यूज कर सकते हैं। कैसे क्या वो डिटेल में भी देखने वाले हैं हम लोग। डिटर्जेंट की कहानी जस्ट इसके बाद अब शुरू होने वाला है। फौजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी डिटर्जेंट्स। क्लीनिंग एजेंट्स में हमको सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पढ़ना था। थोड़ी देर पहले हम लोग सोप्स की कहानी देखें, अब हम लोग डिटर्जेंट्स की बात करेंगे। डिटर्जेंट की खास बात यह है कि इनको हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज किया जा सकता है। 3 तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं, कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट। एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं एनायनिक डिटर्जेंट की बात करूं, इनका जो फंक्शनल पार्ट है वो एनायन ही होता है। एनायनिक डिटर्जेंट का जो फंक्शनल पार्ट है वो एनायन ही होता है। अब ये लोग क्या है देखिए, मेजर फंक्शनल पार्ट इज एनायनिक, वो मैंने आपको बताया। फिर होते क्या है ये एनायनिक डिटर्जेंट, दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड, सल्फोनेशन कराना पड़ता है, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन का सल्फोनेशन करा दीजिए, तो ये बन जाएगा क्या, एनायनिक डिटर्जेंट। और इनका यूज होता है हाउस होल्ड पर्पज में और टूथपेस्ट में यूज होता है। 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये स्ट्रक्चर है उसका, एंड सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फेट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये सोडियम एल्काइल सल्फेट है, SAS बोलेंगे इसको, और ये सोडियम एल्काइल एराइल सल्फेट है ये, तो SAAS बोलेंगे इसको। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कैटायनिक डिटर्जेंट पे। इनका फंक्शनल पार्ट क्या होगा, कैटायन होगा। ये थोड़े से क्या एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए इनका लिमिटेड यूज है। ये हेयर कंडीशनर में यूज होंगे। और ये खुद क्या होते हैं, ये लोग ना अमोनियम सॉल्ट होते हैं, अगर बताऊं तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और एनायनिक पार्ट जो इनका रहेगा वो एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड में से होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, और ये एनायनिक पार्ट यहाँ पे ब्रोमाइड है। इसका पूरा नाम है सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, शॉर्ट में CTMAB बोलते हैं इसको। तो ये कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको नॉन आयनिक डिटर्जेंट बताऊंगा, और कुछ और बातें डिटर्जेंट के बारे में हम लोग करेंगे। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी नॉन आयनिक और न्यूट्रल डिटर्जेंट। अभी तक हमने कैटायनिक एंड एनायनिक डिटर्जेंट देखा, लास्ट पार्ट है हमारे पास नॉन आयनिक या न्यूट्रल डिटर्जेंट। इनके पास खुद का कोई चार्ज नहीं होगा, इसीलिए नॉन आयनिक बोल रहे हैं, और बेसिकली दे आर ईस्टर्स। ये पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल एंड स्टेरिक एसिड, इससे मिलके बनते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा, ये ईस्टर है फॉर्म्ड बाय पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल एंड स्टेरिक एसिड। और ये लिक्विड
फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए ये चूंकि ये लिक्विड डिटर्जेंट है इसीलिए इनको डिश वॉशिंग में यूज किया जाता है। बाकी जो कैटायनिक एनायनिक या नॉन आयनिक डिटर्जेंट की कहानी थी वो तो हो गई। कुछ इन जनरल बात मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि अगर हाइड्रोकार्बन चेन हाईली ब्रांच्ड है, डिटर्जेंट में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो अगर हाईली ब्रांच्ड है तो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, तो फिर वो लोग पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर अनब्रांच्ड चेन है तो वो बैक्टीरिया उसको बायोडिग्रेड कर देंगे, मीनिंग उसको आराम से डिग्रेड कर देंगे इजीली, तो पोल्यूशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। So this was all about chemistry in everyday life. I hope you would have enjoyed this session as much as I enjoyed making this. जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी और टॉपिक के साथ. Till then, take care. Bye bye.